मैं अविनाश मिश्रा। आज से हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। लेकिन चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। बच्चों, अभी तक मैंने आपको ज्योग्राफी कंप्लीटली पढ़ा दिया है। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और अपने ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपके मन में एक सपना है, आप भी 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं सोशल में, तो आज से मेरे साथ आप भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको जितने भी हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपको हेल्प हो सके, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्जाम में। ठीक है, तो अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए थैंक यू। तो चलो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सबसे पहले आप हिस्टोरियोग्राफी का मतलब समझो। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री लिखना। जब आप हिस्ट्री लिखोगे, हिस्ट्री लिखने को ही हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। समझ में आ गए? हिस्ट्री लिखने को क्या कहा जाता है? हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। डेवलपमेंट इन द वेस्ट, हिस्ट्री लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेस्टर्न साइड से हुई थी, यानी कि यूरोप से हुआ था। समझ में आ गया? इसीलिए चैप्टर का क्या नाम है? हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। यहाँ पे लिखा है पार्ट 1। तो बच्चों, मैं आपको चैप्टर बड़ा होने के कारण मैं आपको पार्ट में बनाऊंगा। पार्ट में देखोगे तो फायदा क्या रहेगा? छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको बोर भी नहीं लगेगा और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे हिस्ट्री तो होता बहुत बोरिंग है, लेकिन होता बहुत स्कोरिंग है। याद रखना, बोरिंग है लेकिन स्कोरिंग है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो बच्चों, अगर आप पहला पेज देखोगे तो मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया गया है, स्किप किया है मैंने। आपका टेक्स्ट बुक जब पहला पेज ओपन करोगे तो मैंने यहाँ पे वो नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि मैं आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लिख के समझाऊंगा। तो पहला पेज आपको मैं नहीं पढ़ाया हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको पढ़ लेना, आप समझ लेना। वो खाली इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है। मैं वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो, मैं स्टार्ट किया हूँ 1.1, आप हेडिंग देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अभी हम देखते हैं हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई, यानी जो हिस्ट्री लिखी जाती है उसकी शुरुआत कैसे हुई। We have learned about the historical research method, critically examine the historical sources and writing the historical narrative। तो आपके फर्स्ट पेज में बताया गया है जो हिस्ट्री होता है उसका 2 मेथड होता है। पहला मेथड होता है साइंटिफिक मेथड और दूसरा होता है जो कि ट्रेडिशनल मेथड। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है बच्चों? जो भी इवेंट होती हैं, जो भी रिसर्च होती हैं या जो भी लॉज होते हैं, उसको हम लोग बार बार प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ चीज़ें, ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इवेंट्स हैं वो पास्ट में हुई हैं, पीछे हुई है, बीते हुए टाइम में हुई हैं, तो उसको वो चीज़ को हम फिर से रिपीट नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए समझो, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, हम उसको फिर से रिपीट नहीं कर सकते कि चलो भैया हमारे सामने खड़े हो जाओ, सब लोग फाइट करो और हम देखते हैं कि थर्ड बैटल कैसा हुआ था। तो जो पास्ट की चीज़ें हैं उसको हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, और ना ही जो चीज़ें पास्ट में हुई है वहाँ पे उस टाइम में हम थे तो उसके बारे में हम लिखेंगे कैसे? तो उस टाइम के जो भी चीज़ें अवेलेबल होता है, जो भी सोर्सेस अवेलेबल होता है, उसके बारे में हम क्रिटिकली यानी बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के उसके बारे में हम नैरेटिव यानी उसको स्टोरी बना के लिखते हैं, तो उसे कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। आप यहाँ पे देखो, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल यानी कि पास्ट इवेंट होता है। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब स्टोरी जैसा बना के लिखना। ठीक है, इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? यहाँ पे देखो, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मतलब पास्ट इवेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिटिकल एग्जामिन करके, सही है गलत जान के, उसके बाद क्या करना है? नैरेटिव यानी स्टोरी बना के आपको क्या करना है? लिखना है। जब आप पास्ट इवेंट को स्टोरी बना के लिखते हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। याद रखना, ठीक है। ए स्कॉलर, स्कॉलर यानी जो जिसके पास नॉलेज होता है, ठीक है।
ए स्कॉलर हु राइट्स सच ए नैरेटिव, नैरेटिव मतलब स्टोरी, ए स्कॉलर हु राइट्स सच ए नैरेटिव इज हिस्टोरियन, यानी कि जो हिस्ट्री लिखता है या जो हिस्ट्री लिखी जाती है उसे कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी, और जो उस हिस्ट्री को लिखता है या जो पास्ट इवेंट के बारे में जो लिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं। ठीक है, अगर आप पास्ट इवेंट के बारे में जो बुक लिखोगे यानी जो आप लिख रहे हो उसे क्या कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। और जो लिखने वाला होता है, लिख कौन रहा है, आप लिख रहे हो, अगर आप लिख रहे हो तो आपको क्या कहेंगे, हिस्टोरियन कहेंगे। यानी कि जो बुक लिखता है उस लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी, और जो राइटर होता है उसको क्या कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं। क्लियर हुआ, आगे समझते हैं। The historian cannot include every past event in his narrative, narrative यानी स्टोरी। अगर कोई आप पास्ट इवेंट की स्टोरी लिखते हो, मान लेते हैं आप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में लिख रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारी चीजें आप लिखोगे, जो भी वहां पे इवेंट हुई हैं सारी चीजें आप अपने बुक में लिखोगे। समझ में आ गए, यहाँ पे देखो, द हिस्टोरियन यानी कि द राइटर कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट, यानी कि जो भी पास्ट इवेंट है सारे पास्ट इवेंट वो अपने बुक में इंक्लूड नहीं करता, यानी कि अपने बुक में जो हिस्टोरियन होता है वो नहीं लिखता है। ठीक है, फिर से समझो, द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव, नैरेटिव यानी जो भी स्टोरी बना के वो बुक लिख रहा है वो पास्ट इवेंट की जरूरी नहीं सारी बातें वो लिखे। ठीक है, द inclusion and interpretation of historian event by the historian often depend on the conceptual framework adopted by him। इसका मतलब क्या होता है, the inclusion यानी कि वो अपने बुक में क्या क्या इंक्लूड करेगा, क्या क्या इंक्लूड करेगा। देखो, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन यानी कि जो हिस्टोरियन है, जो राइटर हो, जो बताना चाहता है लोगों को या जो लोगों को बताना चाहता है कि हाँ मैं इसी इवेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, वही चीज अपने बुक में वो क्या करेगा, लिखेगा। इंटरप्रिटेशन यानी होता है नॉलेज। ठीक है, इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल यानी हिस्टोरिकल यानी कि पास्ट इवेंट्स बाय द हिस्टोरियन। अभी जो भी पास्ट इवेंट है वो हिस्टोरियन क्या करेगा, हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी जो हिस्टोरियन है लोगों को जो बताना चाहता है वही अपने बुक में लिखेगा, ऐसा जरूरी नहीं सारी चीजें आपको लिख के बता दे। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लिख रहा है तो हो सकता है वो सिर्फ सदाशिवराव भाऊ के बारे में ही लिखे। ठीक है, या तो बैटल के किसी दो लोग लड़े थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, मराठा और अब्दाली, हो सकता है कि वो मराठों के बारे में लिखे या हो सकता है वो अब्दाली के बारे में लिखे। तो राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके बारे में लिखना चाहता है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी वो कौन सा कॉन्सेप्ट लोगों को बताना चाहता है। Adopted by him, his style of writing is determined by that conceptual framework। जब वो राइटर क्या करेगा, एक जो हिस्टोरियन है जो हिस्ट्री लिख देगा तो उससे हमें समझ में आएगा कि वो बताना क्या चाहता है, मतलब किसके बारे में जो पास्ट इवेंट है वो किसके बारे में डिस्कस कर रहा है। अब्दाली के बारे में बता रहा है कि जो मराठे हैं उनके बारे में बता रहा है। समझ में आ गया, आगे समझते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, ट्रेडिशन यानी कि पास्ट में, बहुत पहले के टाइम में, समझ में आ गया। राइटिंग हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल यानी पास्ट इवेंट को, नैरेटिव यानी लिखना, है ना, पास्ट इवेंट को लिखना। फिर से समझो, द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव यानी कि जो आजकल हिस्ट्री लिखा जाता है, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी, जो लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी। आप हिस्ट्री लिखोगे, लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। वॉज नॉट प्रीवेलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। जो एंशिएंट के लोग थे वो क्या करते थे, हिस्ट्री नहीं लिखते थे, इतना मतलब हिस्ट्री लिखने की जो परंपरा है उतना ज्यादा पहले नहीं था। जो भी पास्ट के लोग थे यानी एंशिएंट के लोग थे वो लोग हिस्ट्री नहीं लिखते थे। फिर से समझो, द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज हिस्टोरियोग्राफी, यानी जो हिस्टोरियोग्राफी था वॉज नॉट प्रेवेलेंट, प्रेवेलेंट यानी कि उतना प्रचलित नहीं था। कहाँ पे, एंशिएंट सोसाइटी यानी बहुत पहले टाइम ऑफ द वर्ल्ड, पहले के जो लोग थे वो लोग हिस्टोरियोग्राफी यानी हिस्ट्री लिखते नहीं थे।
However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पास्ट के लोग थे, जो पुराने एंशिएंट के पीपल थे, ऐसा नहीं कि वो भले हिस्टोरियोग्राफी नहीं लिखते थे, भले बुक नहीं लिखते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पास्ट इवेंट के बारे में नहीं जानना चाहते थे, वो भी बहुत जानना चाहते थे, नॉलेज रखते थे। यहाँ पे समझो, दैट डज नॉट मीन, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि दैट दे वेयर नॉट अवेयर, मतलब उनको नॉलेज नहीं था। किसका नॉलेज नहीं था? ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम, उनको अच्छे से नॉलेज था, वो भी पास्ट इवेंट के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन वो आज के जैसा बुक नहीं लिखते थे। और वेयर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट, जो एंशिएंट के पीपल थे, भले ही उनको लिखना नहीं आता था, लेकिन वो अपने पास्ट इवेंट के बारे में, मतलब अपने से पास्ट में कौन कौन से इवेंट हुए हैं उसके बारे में क्यूरियोसिटी थी, वो जानना चाहते थे। समझ में आ गया? एंशिएंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ लाइफ। अभी एंशिएंट पीपल क्या करते थे? वो लिखना नहीं जानते थे तो स्टोरी पास करते थे। उनको जब लिखना नहीं आता था, क्योंकि उस समय राइटिंग का जो डेवलपमेंट वो नहीं हुआ था, तो वो लोग क्या करते थे? यहाँ पे देखो, एंशिएंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज, जो भी स्टोरीज था वो क्या करते थे? पास करते थे। द लाइफ ऑफ वेलर, यानी कि उस समय जो वेलर था, जो भी बहादुर लोग थे, उनके बारे में क्या करते थे? एंशिएंट के पीपल के लोग स्टोरी बताते थे। वेलर ऑफ द एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर यानी जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, जो भी पास्ट के लोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंसेस्टर्स कहते हैं। टू द नेक्स्ट जेनरेशन, यानी कि जो भी पुराने, जो भी दादा ओदा लोग होते थे, वो भी जो नेक्स्ट जनरेशन होता था, जो भी बच्चे होते थे, उनको स्टोरी बताते थे, क्योंकि उन्हें लिखना आता नहीं था, तो स्टोरी बता के आगे स्टोरी फॉरवर्ड करते थे। क्या? लाइफ ऑफ बेलर, यानी कि उनसे पहले जो भी इवेंट हुई थी वो लोग ओरली बताते थे। समझ में आ गया? Ancient communities all over the world use various means like to cave। अभी वो लोग स्टोरी को आने वाले जनरेशन को कैसे पास करते थे? वो केव्स बनाते थे, केव्स में बहुत सारे डिजाइन बनाते थे, लोगों को बताते थे कि हमारा सोशल लाइफ कैसा था। पेंटिंग्स बनाते थे केव्स के अंदर, स्टोरी टेलिंग, आने वाले जनरेशन को स्टोरी बताते थे, सिंगिंग सॉन्ग्स, गाने गाते थे, गाने के थ्रू अपने सोशल लाइफ को बताते थे। एंड बैलेड्स, बैलेड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? एक पोयम जैसा होता है, उसको हम लोग बैलेड्स बोलते थे। वो लोग सिंगिंग करते थे, गाते थे, एटसेट्रा। तो ये सब गा के क्या करते थे? जो एंशिएंट के पीपल थे, यहाँ पे देखो, केव्स में रहते थे, पेंटिंग उसमें बनाते थे, स्टोरी बताते थे, सॉन्ग गाते थे। और बैलेड्स यानी कि एक पोयम जैसा होता है, वो आने वाले जनरेशन को जो पास्ट इवेंट्स है उसके बारे में पास करते थे, उनको बताते थे। फॉर दिस पर्पस दिस ट्रेडिशनल मीन्स लुक्ड अपॉन एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आज का जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, यानी आज की जो हिस्ट्री लिखी जा रही है, क्योंकि पास्ट के जो इवेंट है हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है, एविडेंस नहीं। तो हमारे पास एविडेंस क्या होता है? एविडेंस में वो जो केव्स है उससे हम एविडेंस मानते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मानते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम जाके क्या करते हैं? हिस्ट्री को लिखते हैं। जब हम हिस्ट्री को लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, आगे समझते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हमने देखा, ट्रेडिशन हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। अब हम देखते हैं 1.2 मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न यानी आज का हिस्टोरियोग्राफी, जो हिस्ट्री लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आज का जो हिस्ट्री लिखा जाता है वो 4 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से पॉइंट कंसीडर किया जाता है तो समझते हैं। पहला पॉइंट है, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। आज के जितने भी हिस्ट्री लिखे जाते हैं वो उसमें साइंटिफिक मेथड ज्यादा यूज किया जाता है। इट बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। आज के जो भी हिस्ट्री लिखा जाता है, जो भी हिस्टोरियन होता है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करता है। जब उसको आंसर मिल जाता है तो हिस्ट्री लिखता है। यहाँ पे देखो, इट बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। जैसे कि हम बात करें, थर्ड बैटल हुआ तो क्यों हुआ? अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया
तो आप इसका आंसर जानना चाहोगे। जब आपको आंसर मिल जाएगा तो क्या करोगे, लिखोगे। उससे क्या कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी। आपका हो जाएगा मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अगला पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है दीज क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है जो भी उनके माइंड में क्वेश्चन आता है वो किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन से रिलेटेड होता है। यानी कि जो ह्यूमन लाइफ थी, सोशल लाइफ थी पास्ट इवेंट में, ह्यूमन लाइफ कैसी थी उसके ऊपर उनका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यानी पास्ट का सोशल लाइफ कैसा था, सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड ही वो सारी चीजें लिखते हैं अपने हिस्ट्री में। These questions are anthropocentric. It means that these questions are about the deeds of members. Deeds of member क्या होता है, यानी कि deeds मतलब होता है वर्क। पास्ट के जो मेंबर्स थे यानी कि जो पर्सन थे उनका वर्क क्या था, क्या काम करते थे, क्या सोशल लाइफ था, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन का जो आंसर जानना चाहते हैं। फिर जब आंसर मिल जाता है तो हम बुक लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। मेंबर एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। पास्ट में जो भी ह्यूमन सोसाइटी थी उनका डीड्स ऑफ मेंबर यानी उनका काम कैसा था, वो रहते कैसे थे, उनका सोशल लाइफ क्या था, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। मतलब कि क्वेश्चन तो आ गया, उनको आंसर भी मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने बुक में एक हिस्टोरियन लिख लेगा। वो कब लिखेगा, जब उसको रिलायबल एविडेंस मिलेगा। रिलायबल यानी कि एकदम असली प्रूफ मिल जाएगा। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, एक करेक्ट एविडेंस मिल जाएगा, हाँ ये जो इवेंट है सही है, तभी वो क्या करेगा, बुक लिखेगा। फोर्थ क्या है, हिस्ट्री प्रेजेंट्स ए ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ द पास्ट ह्यूमन डीड्स। ह्यूमन डीड्स का मतलब होता है पास्ट वर्क, ह्यूमन कैसे काम करते हैं। तो हिस्ट्री हमें बताती है इंसानों की यानी ह्यूमन बींग्स की जर्नी कैसी थी, यानी हम बंदर से इंसान कैसे बने, ये मालूम पड़ता है ना। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, इंसान पहले बंदर था, अभी कैसा हो गया है, डेवलपमेंट होने के कारण इंसान बन गया है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स की पास्ट इवेंट्स से अभी तक को जो इवेंट्स होती है वो हमें कहाँ से सीखने को मिलती है, हिस्ट्री से सीखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट आगे है, इट इज सेड दैट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी विथ above characteristics has its root in the ancient Greek historical writings। आजकल का जो आजकल का जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं या जो हिस्टोरियोग्राफी होता है, वो हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ग्रीक से हुई थी। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट किसने लिखने के कंसीडर किया था, जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने शुरुआत किया था लिखना। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, हिस्ट्री इज ओरिजिनली ए ग्रीक टर्म। हिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई थी, ग्रीक से हुई थी, और ग्रीक में ही स्टार्ट हुआ था हिस्ट्री की लिखना। ठीक है, हीरोडोटस, इनको याद रखना, हीरोडोटस को, हीरो हैं हिस्ट्री के, हीरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन। हीरोडोटस जो थे ग्रीक के हिस्टोरियन थे, यानी कि हिस्ट्री लिखते थे, ऑफ 5th सेंचुरी। कब के थे, 5th सेंचुरी। कब, बिफोर कॉमन इरा। कब के थे, यानी कि टाइम स्टार्ट होने के और 5th सेंचुरी पहले, BCE क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, आज हम इतना ही समझते थे। जो हीरोडोटस थे कहाँ के थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे। कब लिखा था इन्होंने, 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी BCE में। यूज द फर्स्ट फॉर हिज बुक इन टाइटल द हिस्टोरीज। इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम रखा था, क्या रखा था, हिस्टोरीज। किसने लिखा था, हीरोडोटस ने। कब लिखा था, 5th सेंचुरी में लिखा था, 5th सेंचुरी BCE में। समझ में आ गया। हिस्ट्री वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था, हीरोडोटस ने किया था। कब किया था, 5th सेंचुरी में। समझ में आ गया। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए। अगले पार्ट में हम और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।